हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 5 को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। दिस इज अ न्यू लेक्चर फॉर योर 2020 एग्जाम्स। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 4 तक अपलोड कर दिए थे। अगर आपने लेक्चर नंबर 4 तक नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लीज उनको जरूर देख लीजिएगा। आज हम लेक्चर नंबर 5 को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता रहा था विच आर यूज फॉर जीएसटी। ये जो डेफिनेशंस होती है ना दोस्तों, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है आप लोगों को। आप लोग इनको बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा, राइट। एग्जाम में कई बार डेफिनेशंस पर शॉर्ट नोट भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बिजनेस का डेफिनेशन नोट करवाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। व्हाट इज बिजनेस अंडर जीएसटी। देखो, बिजनेस होना बहुत जरूरी है और बिजनेस का मतलब है दोस्तों ट्रेड करना, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वैघर। सर, ये वैघर क्या होता है? बाजी लगाना, दाव लगाना, सट्टा लगाना। सर, ये तो गलत चीज है, सर ये तो इलीगल है। अरे भाई, मुझे लीगल इलीगल से मतलब नहीं है। क्या हमेशा लीगल बिजनेस ही कैरी ऑन होते हैं? इलीगल बिजनेस कैरी नहीं होते क्या? क्या जीएसटी वाले छोड़ देंगे इलीगल बिजनेस वाले को? दोस्तों, जीएसटी तो लगेगा ना। तो वैगर जो होता है बाजी लगाना या कोई भी सिमिलर एक्टिविटी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोफेशन हो, वोकेशन हो, सिमिलर एक्टिविटी, इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन माय डियर फ्रेंड्स। मतलब इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। वेदर और नॉट फॉर ए पिक्यूनरी बेनिफिट। जरूरी नहीं है डियर की चीजें बेनिफिट के लिए ही की जाए। जैसे आप यहां बाबा रामदेव का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे जो बाबा रामदेव है, अनुलोम विलोम कराते हैं, पतंजलि उनकी कंपनी है। वो कहते हैं मेरा ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन डियर वो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, वो ट्रेड भी करते हैं। तो क्या दोस्तों आप उसको जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस बोलोगे? यस बोलेंगे। जरूरी नहीं है डियर कि प्रॉफिट कमाना ही ऑब्जेक्ट हो। इट मे बी फॉर ए बेनिफिट और इट मे नॉट बी फॉर ए बेनिफिट। तो पहली चीज ध्यान रखना, इसे हम बिजनेस बोलते हैं। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूं कि आप जो ट्रेड करते हो, आप जो कॉमर्स, आप जो मैन्युफैक्चरिंग, जो भी काम आपका है, आप सीए हो, आप डॉक्टर हो, आप प्रोफेशन चलाते हो, आपका वोकेशन है। सर, ये वोकेशन क्या होता है? दोस्तों, बहुत सारे लोग डिग्री लेकर काम नहीं करते हैं। आज अगर कोई मैजिशियन है तो मैजिक करने की कोई डिग्री नहीं होती है, उसके बच्चे अपने आप जादूगर बन जाते हैं। मैजिक मैजिक मैजिक, छोटा जादूगर, पापा बड़े जादूगर, बच्चा छोटा जादूगर, उसका वोकेशन है भाई, अर्निंग कमाता है उससे, राइट। द एक्टिविटी इज ऑल्सो टू बी ट्रीटेड एज बिजनेस, है ना। इसे भी हम बिजनेस कहेंगे, ये भी बिजनेस है, ध्यान रखना इस बात को। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि इंसिडेंशियल है, एंसिलरी है टू दी ए अबव। ये जो आपने ए नंबर का पॉइंट पढ़ा है ना दोस्तों, इसका अगर हम कोई भी इंसिडेंशियल एक्टिविटी करेंगे, हम कोई सिमिलर एक्टिविटी करेंगे, जैसे सपोज करो दोस्तों, हमारा मेन काम कोई प्रोफेशन, वोकेशन, मैन्युफैक्चरिंग करना है, लेकिन साइड बाय साइड हम कुछ और काम भी करते हैं जो उससे इंसिडेंशियल है, एंसिलरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। आपने दोस्तों कभी जीटीए का नाम तो सुना होगा ना। जीटीए का फुल फॉर्म होता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी। तो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का काम क्या है? सर्विस देना। किस बात की सर्विस? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। दोस्तों, अगर जीटीए का काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का है, तो अगर वो साथ में पैकिंग की भी सर्विस देता है, वो लोडिंग और अनलोडिंग का भी काम करता है, तो क्या डियर वो बिजनेस नहीं है? क्या आप ट्रांसपोर्ट करके पैसा कमाओगे वही बिजनेस है? ना जी ना। उस मेन एक्टिविटी को कैरिड आउट करने के लिए हम जो इंसिडेंशियल एक्टिविटीज करते हैं, हम जो सेकेंडरी एक्टिविटीज करते हैं दोस्तों, वो भी बिजनेस है, वो भी बिजनेस है। ध्यान रखना मेरी इस बात का। ओके सर,
सी पॉइंट क्या बोलता है कि आपने ए और बी में जो भी पढ़ा है दोस्तों वो सब बिजनेस हैं, वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी। देखो बिजनेस होने के लिए रेगुलरिटी होना जरूरी नहीं है कि मैं किसी काम को रोज करूंगा, डेली करूंगा तो ही बिजनेस है, ना जी ना। अगर आप किसी काम को रेगुलर बेसिस पर नहीं भी करते हो, इफ यू आर नॉट डूइंग द वर्क ऑन रेगुलर बिजनेस, तो भी वो बिजनेस है डियर। उसमें वॉल्यूम होना, उसमें फ्रीक्वेंसी होना जरूरी नहीं है, राइट? तो बिजनेस होने के लिए कंटिन्यूटी या रेगुलरिटी का होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट डियर, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम किसी भी बिजनेस को क्या करते हैं, कमेंस करते हैं, हम किसी भी बिजनेस का क्लोजर करते हैं, तो हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने होते हैं। दोस्तों अगर मैं आज किसी बिजनेस को स्टार्ट करूंगा तो मुझे गुड्स परचेज करने पड़ेंगे, मुझे कुछ कैपिटल गुड्स खरीदने पड़ेंगे, मुझे कुछ सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। तो डियर क्या ये बिजनेस नहीं है? राइट, ये भी बिजनेस है। If you are commencing your business, if you are doing some activity first time, if you are doing or you are closer of your transaction or activities, and if you are doing some transactions which are related to acquisition of goods as well as capital goods, it should also be treated as business. This activity is also called business. याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, देयर आर सो मेनी क्लब्स, एसोसिएशन, सोसाइटीज। आज दोस्तों आपने कभी ICAI का नाम सुना है क्या? अरे सर बिल्कुल सुना है। आपने कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। क्या है ये इंस्टीट्यूट्स? दीज आर बॉडीज, दीज आर एसोसिएशंस। हु इज द मेंबर्स? सीए लोग। मेहनत करनी पड़ती है भाई, एग्जाम पास करो, ट्रेनिंग करो, ये करो वो करो, मेंबर बनना पड़ता है। दोस्तों कई बार कई एसोसिएशन अपने मेंबर्स को सर्विस देते हैं, राइट, फैसिलिटीज देते हैं अपने मेंबर्स को, बेनिफिट्स देते हैं। क्लब होते हैं डियर, क्लब, वहां पर आप मेंबरशिप ले सकते हो। सोसाइटीज होती है, हाउसिंग सोसाइटीज। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हो डियर, वहां पर हाउसिंग सोसाइटी होती है। तो ये जो हाउसिंग सोसाइटी होती है ये भी अपने मेंबर्स को सर्विस देती है। द क्लब, द सोसाइटी, द एसोसिएशन इज ऑल्सो डूइंग बिजनेस। दे आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो बिजनेस। द नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिशन टू एन इवेंट। दोस्तों अगर मान लो कहीं पर लाइव कंसर्ट हो रहा है, यो हनी सिंह पार्टी यूं ही चलेंगी, तो आप वहां जा रहे हो यो हनी सिंह को देखने, तो दोस्तों जब अंदर जाओगे ना तो एडमिशन राइट लेना पड़ेगा। किसी प्रेमाइसेज में कहीं जाने के लिए एडमिशन राइट लेना पड़ता है। जैसे सपोज करो आप मूवी देखने जाना चाहते हो थिएटर में, तो एडमिशन राइट होता है डियर। तो दैट इज ऑल्सो डूइंग बिजनेस। कोई एग्जीबिशन लग रही है डियर, आप उसमें टिकट लेकर जा रहे हो, दिस इज ऑल्सो बिजनेस, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ देयर आर अ रेस क्लब। दोस्तों एक रेस क्लब है जहां पर रेस लगवाई जाती है। ये टोटलाइजेटर क्या होता है दोस्तों? टोटलाइजेटर एक मशीन होती है, आपने देखा होगा कुछ गैम्बलिंग बैटिंग में एक्टिविटीज में काम आती है। जैसे अभी मैं थोड़े दिनों पहले मकाऊ गया था घूमने, मकाऊ हांगकांग से पास में ही पड़ता है मकाऊ। तो वहां पर डियर बहुत सारे कसीनो थे, राइट। मैं ऐसे कसीनो में जाता नहीं हूं, अपन तो घूमने गए थे वहां पर। तो मैंने देखा डियर वहां पर एक ऐसे गोल गोल मशीन होती है राउंड राउंड, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे नंबर होते हैं, और वो लोग कुछ पैसे लेकर आपका उसमें एक तरह से आप वहां गेम खेल सकते हो, राइट। मैंने भी ऐसी शौकिया खेल के देखा था। तो दिस इज कॉल्ड टोटलाइजेटर मशीन, जिसमें आप कोई भी बोली लगा सकते हो, कोई भी मतलब आप बैट लगा सकते हो, राइट। लाइसेंस बुक मेकर होते हैं डियर। बुक मेकर कौन होते हैं? जिनको अपन लोग बुकी भी बोलते हैं, बुकी, भूकी नहीं, बुकी,
अच्छा, ये जो बुकी होते हैं ये क्या करते हैं दोस्तों, ये आपको गेम प्ले करवाते हैं। इनका काम है बुकिंग्स लेना, है ना। तो ये जो बुक मेकर हैं, लाइसेंस बुक मेकर, ये जो टोटलाइजेटर मशीन होती है जिसमें गेम खिलवाया जाता है, तो ये लोग आपको सर्विस देते हैं एंड दे आर डूइंग बिजनेस। ये जिस एक्टिविटी को कर रहे हैं डियर, ये एक्टिविटी भी क्या कहलाती है, बिजनेस कहलाती है। आई थिंक दोस्तों आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। और दोस्तों अगला पॉइंट बड़ा गजब का है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी लोकल अथॉरिटी अगर एज अ पब्लिक अथॉरिटी किसी एक्टिविटी को रन करती है, दोस्तों सरकार भी अगर कोई काम करेगी ना, चाहे वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वेदर इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट, वेदर इट इज अ लोकल अथॉरिटी, इफ दे आर डूइंग सम एक्टिविटीज एज एन अ पब्लिक अथॉरिटी, जैसे गवर्नमेंट का केमिस्ट शॉप होता है डियर, गवर्नमेंट का दवाई का दुकान होता है, गवर्नमेंट की खुद की सप्लाईज होती हैं, गवर्नमेंट का खुद का सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। तो अगर गवर्नमेंट भी एज अ पब्लिक अथॉरिटी किसी काम को कर रही है, किसी सर्विस को दे रही है, तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग बिजनेस। दोस्तों ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट भी बिजनेस कर रही है। आप समझिए मेरी इस बात को। तो यहां हमारी बिजनेस की डेफिनेशन हो जाती है कंप्लीट। और नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारा डेफिनेशन नंबर 6 है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप नोट करना शुरू करिए। कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो भाई। हम सब कुछ कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख कर करेंगे, याद रखेंगे चीजों को, तभी डियर मजा आने वाला एग्जाम में, राइट। तो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज कॉल्ड कंसीडरेशन। देखो डियर ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंसीडरेशन को जानना बहुत जरूरी है। ये कंसीडरेशन क्या होता है तो मैं बता दूं डियर, कंसीडरेशन क्या है, नोट कर लो भाई। कंसीडरेशन क्या है, एनी पेमेंट, एक बार नोट कर लो, समझना नहीं है। एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, मेड और टू बी मेड, वेदर इन मनी, वेदर इन मनी और अदरवाइज बाई द रेसिपिएंट, बाई द रेसिपिएंट और बाई एनी पर्सन। देखो रेसिपिएंट को हाईलाइट कर लेंगे और एनी पर्सन को हाईलाइट कर लेंगे, राइट। अच्छा, एनी पर्सन, बहुत बढ़िया। बट शैल नॉट इंक्लूड, एनी सब्सिडी, but shall not include any subsidy given by the central government or state government। तो shall not include subsidy given by the central or state government। इन चीजों को थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा दोस्तों। और इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कंसीडरेशन में, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, राइट। लेकिन थोड़ा सा नीचे पैरा चेंज करके लिखेंगे, बट a deposit given in respect of the supply, okay, not to be considered
as payment, very important line, not to be considered as a payment unless, लॉ बोलता है unless supplier applies such deposit as consideration for the said supply। तो दोस्तों आपको फटाफट से नोट कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों कंसीडरेशन क्या होता है, वॉट इज कंसीडरेशन, बड़े काम की चीज है दोस्तों। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमें उसके बदले में कंसीडरेशन मिलता है, राइट। और लॉ कहता है कि कंसीडरेशन का मतलब है मेड और टू बी मेड। मतलब अगर हमने कोई पेमेंट कर दिया तो भी कंसीडरेशन है, और अगर वो नियर फ्यूचर में होगा तो भी कंसीडरेशन है, राइट। कर दिया तो भी कंसीडरेशन है, नियर फ्यूचर में करेंगे तो भी कंसीडरेशन है। और कंसीडरेशन दोस्तों मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, और कंसीडरेशन अदरवाइज भी हो सकता है। एक दिन डियर मैं ऑडिट करने गया, टाटा मोटर्स का कोई डीलरशिप था। उन्होंने बोला सर आपका ऑडिट फीस बनता है, आप टाटा नैनो कार ले लो। मैंने कहा भाई मैं क्यों ले लूं टाटा नैनो कार, कि सर ले लो प्लीज, हमारे पास पैसे नहीं है, टाटा नैनो कार ले लो। और हमारे आर्टिकल्स गए थे डियर साथ में, वो भी कहते हैं ले लो सर, हमारे काम आ जाएगी, आप तो चलाओगे नहीं, हम चला लेंगे, कभी ऑडिट पे जाना होगा। मैंने कहा चुप करो। दोस्तों क्या मुझे टाटा नैनो कार फ्री में मिली है? नो, ऑडिट फीस, इट इज अ कंसीडरेशन, बट इट इज नॉट इन मनी फॉर्म, इट इज अदरवाइज। तो कंसीडरेशन मनी के फॉर्म में भी हो सकता है और कंसीडरेशन अदरवाइज भी। कंसीडरेशन पे कौन करेगा? मैं बता दूं दोस्तों, कंसीडरेशन हमेशा रेसिपिएंट पे करेगा। कंसीडरेशन कौन पे करेगा? रेसिपिएंट। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि यार रेसिपिएंट है कौन, तो आप देखा करो क्वेश्चन में कंसीडरेशन पे कौन कर रहा है। अगर कंसीडरेशन कोई बंदा पे कर रहा है, जैसे उसका नाम है मिस्टर बी, समझ जाया करो डियर, वो जो मिस्टर बी है, जो मिस्टर बी है दोस्तों, वही रेसिपिएंट है। कई बार आएगी प्रॉब्लम्स, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा हु इज रेसिपिएंट। अच्छा दोस्तों जरूरी नहीं है रेसिपिएंट ही पे करे। एक एग्जांपल लेता हूं, लिखना नहीं, नोट डाउन नहीं करना। ए ने बी को सप्लाई दी, बी ए को पैसे दे रहा है या जो भी काइंड दे रहा है, तो बी इज द रेसिपिएंट। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि बी ही दे, हो सकता है डियर बी के कहने पर सी ने भी पेमेंट ए को कर दिया हो। तो क्या यह कंसीडरेशन नहीं है? क्या कंसीडरेशन वही है जो बी पे करेगा? अरे बी के कहने पर अदर पर्सन भी कर सकता है, वो भी कंसीडरेशन होता है। लेकिन एक बात बता दूं आप लोगों को, नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है तो आप उसको कंसीडरेशन नहीं बोल सकते। दोस्तों अगर मान लीजिए मैंने सोलर प्लांट लगवाया अपने घर पे 1 लाख रुपए का, और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मेरे को 30,000 का सब्सिडी देती है, तो मैंने तो शॉपकीपर को या जो दुकानदार वेंडर था उसको 70,000 रुपए दिए, 70,000 दिए मैंने, 30,000 उसको ऑटोमेटिक गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई होगी। बताओ डियर यहां पर कंसीडरेशन कितना है? द आंसर इज 70,000, नॉट 30,000, बिकॉज इट इज पेड बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों अगर यही सब्सिडी कोई और दे रहा होता, यहां पर ध्यान रखना डियर, अगर सेंट्रल स्टेट के अलावा लोकल अथॉरिटी भी दे देती ना 30,000, तो डियर मैं कंसीडरेशन पूरे 1 लाख को मानता, क्योंकि लॉ में केवल सेंट्रल और स्टेट की सब्सिडी को इंक्लूड नहीं किया है। बाकी कोई भी सब्सिडी आएगी तो हम उसको कंसीडरेशन का पार्ट मानेंगे, क्योंकि हमें जीएसटी कैलकुलेट करना है। बी कॉशियस माय डियर फ्रेंड्स। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। दोस्तों अगर सपोज करो मैं अपने ऑफिस में किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को बुलाऊं और मैं उनका रिटर्न फाइल करूं, मैं उनको कंसल्टेंसी दूं और वो मुझे कहे सर बताओ आपकी फीस कितनी है, मैं मना कर दूं सर मैं आपसे फीस थोड़ी ले सकता हूं। लेकिन दोस्तों मैंने उनसे कोई एक्ट करवा लिया, मैंने उनसे कोई काम करवा लिया। मेरे एक फ्रेंड थे, उनके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा था,
मैंने कहा जी आपकी बड़ी जानकारी है, जरा मंत्री साहब से फोन करवा दो, उन्होंने काम करवा दिया डियर। तो क्या वो एक्ट करना भी कंसीडरेशन है? यस। अगर मैं किसी चीज को करता हूं और कोई मेरे लिए एक्ट कर देता है, दैट इज ऑल्सो कंसीडरेशन। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो और आप किसी को कंसल्टेंसी देते हो और उसके बदले में वो आपके घर का काम कर देता है, तो इट इज ऑल्सो कंसीडरेशन माय डियर फ्रेंड्स। वो टेंशन मत लो कि वैल्यू निकलेगी कैसे, उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर है हमारे पास, पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सर ये फॉरबियरेंस क्या होता है? किसी काम को लेट करना, टालना, सहना। अरे अगर हम किसी काम को टॉलरेट कर रहे हैं, हम उसको फॉरबियरेंस कर रहे हैं, तो वो जो टालना है, फॉरबियरेंस जिसको हम बोलते हैं, वो टॉलरेट करना भी कंसीडरेशन है डियर। किसी चीज को सहना भी कंसीडरेशन है। लेकिन एक बात बताऊं डियर, डिपॉजिट्स कभी भी कंसीडरेशन नहीं होती। आज डियर सपोज करो किसी के यहां हॉस्टल चलता है, बच्चों से 10,000 रुपए सिक्योरिटी ली जाती है, इट इज रिफंडेबल। ये इसलिए दी जाती है, बच्चे कई बार बदमाशी करते हैं डियर, रेंट का पेमेंट टाइम से नहीं करते, तो ये जो सिक्योरिटी है इसमें से एडजस्ट होता है। लेकिन क्या डियर ये सिक्योरिटी कंसीडरेशन है? नो, इट इज नॉट कंसीडरेशन। हां, अगर आप रेंट पे नहीं करोगे तो दोस्तों आपके जो लैंड ओनर है, मकान के मालिक हैं, वो इस 10,000 में से रेंट को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। तो जब रेंट एडजस्ट किया जाएगा ना, तो फिर इसे कंसीडरेशन माना जाएगा। लिखा भी है देखो, नॉट टू बी कंसीडर्ड एज पेमेंट अनलेस सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज कंसीडरेशन फॉर द सैड सप्लाई। अगर एडजस्ट कर लेगा तो मानेंगे डियर, वरना नहीं मानेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताने जा रहा हूं आपको एक्शनेबल क्लेम्स। देखो ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है लेकिन बड़े काम की है डियर। अगर आपने इनको स्किप कर दिया, आप नहीं पढ़कर जा रहे हो, इट क्रिएट्स वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेप्ट। किसी भी डेप्ट के अगेंस्ट अगर आप क्लेम कर सकते हो तो दैट इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम्स, राइट। अच्छा सर, आपने हमको ये डेफिनेशन क्यों पढ़ाई एक्शनेबल क्लेम्स की? वैसे आपने पहले भी पढ़ी होंगी, मैंने इसलिए पढ़ाई दोस्तों कि एक्शनेबल क्लेम्स को जीएसटी में क्या माना गया है? गुड्स। जीएसटी में एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स माना गया है, राइट। ये बात ध्यान रखना आप लोग, आगे चलकर मैं बहुत सारे डिस्कशन करूंगा इस पॉइंट पे। जीएसटी में एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स माना गया है, राइट। अभी इतना सा ही समझना है। नेक्स्ट डेफिनेशन नोट कर लो भाई, मैन्युफैक्चर। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर। सर ये मैन्युफैक्चर क्या है? ये मैन्युफैक्चर क्या है नोट कर लो पहले फटाफट से। प्रोसेसिंग of raw material, processing of raw material of inputs है ना, that results in emergence of new product, emergence of new product having distinct name, character and use। दोस्तों मैन्युफैक्चर का क्या मतलब है? मैन्युफैक्चर वर्ड बड़े काम का है डियर। जब जीएसटी नहीं आया था तो मैन्युफैक्चर पर एक्साइज लगा करती थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो मैन्युफैक्चरिंग भी करोगे तो सप्लाई बोलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग का वैसे मतलब क्या होता है डियर? प्रोसेस करना, किसी इनपुट को प्रोसेस करना, किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना, जिससे एक नया प्रोडक्ट बनना चाहिए। नया प्रोडक्ट बोले तो जिसका डिस्टिंक्ट नेम हो, करेक्टर हो, यूज हो। अगर किसी चीज को प्रोसेस करने के बाद भी उसकी आइडेंटिटी सेम रहती है डियर, देन इट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग।
करेक्टर बदलना चाहिए, यूज बदलना चाहिए, नाम बदलना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर को थोड़ा सा फास्ट कर दो, उसकी रैम बढ़ा दो, उसमें हार्ड डिस्क थोड़ी ज्यादा वाली लगा दो, तो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है? नो, पहले भी कंप्यूटर था, आज भी कंप्यूटर है, राइट। लेकिन डियर, अगर आप मार्केट से हार्ड डिस्क अलग से परचेज करो, मदरबोर्ड अलग से परचेज करो, कैबिनेट अलग से परचेज करो, और इन सब को असेंबल करके एक मशीन बना दो जिसे आप बोलते हो कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। कुछ नया बनना चाहिए, समथिंग डिफरेंट, जो पहले नहीं था, बदल गया है। कई बार लोग कहते हैं अमित तू बहुत बदल गया है। मैंने कहा यार तुम लोग बदलते ही नहीं हो, मैं तो इस बात से परेशान हूं, तुम लोग बदलते ही नहीं हो, मैं बदल गया हूं। तो बदलने का मतलब नई चीज बन गई है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 9th पॉइंट नोट करो डियर फटाफट से। आप लोगों को थोड़ा फास्ट भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपकी डबल प्रैक्टिस होगी, याद भी होगा और एग्जाम में आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, राइट। टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई का सिंपल सा मतलब है लिविएबल टू टैक्स। कोई भी एक्टिविटी जिस पर टैक्स लग रहा है, जो कि सप्लाई है, तो हम उसको बोलेंगे टैक्सेबल सप्लाई। देखो, टैक्सेबल सप्लाई अलग चीज है और सप्लाई अलग चीज है। टैक्सेबल सप्लाई तब होगी जब पहले सप्लाई बनेगी। सप्लाई का कॉन्सेप्ट अभी मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। अच्छा, 10th पॉइंट नोट करो, टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी, जिसको मैं शॉर्ट में है ना टीटी बोलता हूं, टीटी। कई बार सुनोगे आप मेरे मुख वचन से, नोट कर लो फटाफट से। टेरिटरी टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एप्लाइज। अरे आप जिस जीएसटी के लॉ को पढ़ने जा रहे हो, इसके प्रोविजंस जहां जहां पर एप्लीकेबल होते हैं, उसे हम दोस्तों टैक्सेबल टेरिटरी बोलते हैं। जैसे आप इंडिया में रहते हो डियर, और इंडिया में, पूरे इंडिया में जीएसटी का लॉ एप्लीकेबल है, तो इंडिया क्या है? टैक्सेबल टेरिटरी। इंडिया के बाहर TWI है, 12 नॉट्रिकल माइल्स, पता है आपको, वहां पर भी जीएसटी प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, तो वो भी टैक्सेबल टेरिटरी है। इकोनॉमिक जोन होता है डियर, 200 नॉट्रिकल माइल्स, उसमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, वो भी टैक्सेबल टेरिटरी है। लेकिन अगर आप अपनी एक्टिविटी यूएस में कर रहे हो, तो यूएस टैक्सेबल टेरिटरी नहीं है, क्योंकि वहां इंडिया की जीएसटी एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। अगर आप एक्टिविटी मंगल ग्रह पर कर रहे हो, तो मंगल ग्रह इज नॉट टैक्सेबल टेरिटरी, राइट। तो जहां पर भी इस एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, हम उसको टैक्सेबल टेरिटरी बोलेंगे। 11th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विसेज। देखो दोस्तों, जीएसटी लगने के लिए गुड्स होना जरूरी है, और गुड्स के साथ साथ एक चीज और जरूरी है, सर्विसेज। या तो गुड्स हो या सर्विसेज हो माय डियर फ्रेंड्स, दोनों में से एक चीज होना जरूरी है। गुड्स क्या होता है वो आप पढ़ चुके हो, गुड्स को हिंदी में बोलते हैं माल, और माल हमेशा चालू होता है। अच्छा, जो गुड्स नहीं है डियर, वो फिर सर्विस हो सकती है, तो सर्विस को भी एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं। सर्विस मीन्स एनीथिंग, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, अदर देन गुड्स, राइट। और कॉमा लगाएंगे मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज, but includes activities, but includes activities to the use of money or its conversion, or its conversion by cash or by any other मोड। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सर्विस का डेफिनेशन, सर्विस क्या है? सर्विस वो है जो गुड्स नहीं है,
और गुड्स क्या है? जो सर्विस नहीं है। बहुत बढ़िया। अरे गुड्स को मैं पहले ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं कि गुड्स जो नहीं है फिर वो सब सर्विसेज हैं, राइट। लेकिन डियर, गुड्स को सर्विस नहीं बोल सकते ना। दो चीजें और हैं जिनको आप सर्विस नहीं बोल सकते। कौन है वो दो चीजें? मनी सर्विस नहीं है, सिक्योरिटी सर्विस नहीं है। सर मनी और सिक्योरिटी तो गुड्स भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जब भी तो डियर मनी और सिक्योरिटी पर कभी भी जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि मनी और सिक्योरिटी बेचारी किसी काम की नहीं है, ना वो गुड्स है ना वो सर्विस है। लेकिन एक बात बोलूं डियर आप लोगों को, हाँ बोलो ना सर, जब आप इन मनी को यूज करते हो, इसका कन्वर्जन कराते हो कैश में, कहीं बाहर घूमने जाते हो, डॉलर के बदले में गांधी जी लेते हो, गांधी जी मतलब इंडियन रुपीस देकर डॉलर लेते हो डियर, आप कन्वर्जन कराते हो, उसके डिनोमिनेशन को चेंज कराते हो, तो वो जो मनी चेंजर होता है ना, वो आपसे कमीशन लेता है। सपोज 70 रुपीस का डॉलर है, लेकिन उसने 72 ले लिए, तो दोस्तों 70 इज नॉट गुड्स, 70 इज नॉट गुड्स नॉट सर्विस। लेकिन वो जो 2 रुपया एक्स्ट्रा ले लिया ना, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। वो जो एक्स्ट्रा कंसीडरेशन लिया है दोस्तों, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। वो गुड्स भी नहीं है, वो सर्विस भी नहीं है। दोस्तों आप सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करते हो, है ना, सिक्योरिटी आप शेयर खरीदते हो बेचते हो, उस पर कभी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन जब आप किसी ब्रोकर की हेल्प लेते हो, आप किसी ब्रोकर को कमीशन देते हो डियर, तो कमीशन इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। तो मनी एंड सिक्योरिटीज आर नॉट गुड्स नॉट सर्विस, बट माय डियर फ्रेंड्स, इसको यूज करने के लिए जो कमीशन देना पड़ता है, वो कमीशन सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन नंबर 12 नोट कर लो भाई फटाफट से। सप्लायर। दोस्तों मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको ऐसे नोट करने में कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको चीजें याद हो रही हैं डियर? यस, पक्का होगी, मैं गारंटी देता हूं आपको। बस मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आप करते जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं डियर, यू विल इजीली गेट 80% और मोर मार्क्स इन आईडीटी। बस आपको फॉलो वैसे करना है डियर जैसा मैं आपको बताऊंगा। हां सर हम करेंगे सर। नोट करो, सप्लायर का मतलब, सप्लायर का मतलब होता है कोई भी पर्सन सप्लाइंग सप्लाइंग एंड शेयर includes an agent acting as such on behalf of such supplier, दोस्तों आपको जो नोट करवाया जा रहा है ना, ये सब कुछ है फाइनल, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, जो मैं नोट करा रहा हूं मैं कभी नहीं बोलूंगा ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, ना। इस कॉन्सेप्ट रजिस्टर के बाहर कहीं नहीं जाना आपको, एवरीथिंग इज कवर्ड। सर सप्लायर कौन होता है? सप्लायर वो पर्सन होता है जो सप्लाई करता है। दोस्तों पहले आप सेलर बोलते थे पुराने लॉ में, इन ओल्ड लॉ आप सर्विस प्रोवाइडर बोलते थे, अब ऐसे मत बोलना, सप्लायर, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस का हो। सर सप्लायर हमेशा खुद ही सप्लाई करेगा ना, एजेंट भी सप्लायर हो सकता है। वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर अगर कोई काम करेगा तो हम उसको भी सप्लायर बोलेंगे। हम एजेंट का भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि तू भी सप्लायर है। समझे बात को? यस। नेक्स्ट डेफिनेशन, पर्सन कौन है? दोस्तों पर्सन की डेफिनेशन बड़ी काम की है और ये आपने कई बार पढ़ी भी होगी डियर, पर्सन कौन होता है। वैसे तो आप पर्सन में सब लोगों को जानते हो, आपने इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, है ना, लोकल अथॉरिटी।
लेकिन डियर मैं कुछ और नाम भी लेता हूं, वो सब तो है ही जो आपने इनकम टैक्स के एक्ट में पढ़ा है, लेकिन यहां पर दोस्तों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी पर्सन है। मैं बता दूं आपको, यहां पर दोस्तों सोसाइटी भी पर्सन है, यहां पर दोस्तों जो कॉरपोरेशंस होते हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, वो भी पर्सन होती हैं। ये सब लोग पर्सन होते हैं, इन सब को हम यहां पर पर्सन बोलते हैं डियर, राइट। और जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे हर पर्सन को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जीएसटी के लिए लाइबल होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, रेसिपिएंट, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। रेसिपिएंट कौन होता है? रेसिपिएंट कौन होता है डियर? ध्यान से सुनिएगा, रेसिपिएंट कौन होता है? अ पर्सन हु इज लाइबल टू पे द कंसीडरेशन, who is liable to pay the consideration, right। और सेकेंड पॉइंट लिखेंगे where no consideration, to whom the goods are delivered or made available, राइट। रेसिपिएंट कौन होता है दोस्तों? जो आपको पैसा देता है, जो आपको कंसीडरेशन देता है, जो आपको काइंड देता है। अरे कई बार क्या होता है डियर, जिम्मेदारी टैक्स जमा कराने की रेसिपिएंट पर आती है। कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं दोस्तों एग्जाम में जहां हम ये ही फाइंड आउट नहीं कर पाते कि भाई रेसिपिएंट कौन है। तो बहुत इजी तरीका है दोस्तों, जो कंसीडरेशन पे करेगा, जो कंसीडरेशन पे करेगा दोस्तों, उसे ही हम रेसिपिएंट कहेंगे। आप देख लो यार, कंसीडरेशन कौन दे रहा है, वही पर्सन रेसिपिएंट है। सर अगर किसी ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन ना हो, हां जीएसटी में ऐसा होता है डियर, सम ट्रांजैक्शंस आर देयर वहां कंसीडरेशन अवेलेबल नहीं है, देन हु इज रेसिपिएंट? तो लॉ कहता है भाई अगर कंसीडरेशन नहीं है तो जिसको आप गुड्स डिलीवर कर रहे हो या अवेलेबल करवा रहे हो वो पर्सन ही रेसिपिएंट माना जाएगा, उसे ही हम रेसिपिएंट बोलेंगे। और एक लाइन और नोट कर लेना दोस्तों, यहां पर एक लाइन और नोट कर लेना, क्या? वेयर नो कंसीडरेशन to whom the service is rendered। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो गुड्स के लिए भी बोला और सर्विस के लिए भी, राइट, कि अगर कंसीडरेशन है तो जो पे करेगा वही रेसिपिएंट होगा। लेकिन अगर कंसीडरेशन नहीं है तो गुड्स के केस में तो जिसको आप गुड्स अवेलेबल करवाओगे, जिसे आप गुड्स डिलीवर्ड करोगे, वो पर्सन रेसिपिएंट माना जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर इफ इट इज अ मैटर ऑफ सर्विस और वहां कंसीडरेशन नहीं है तो दोस्तों जिसे आप सर्विस रेंडर्ड कर रहे हो, द पर्सन इज कॉल्ड रेसिपिएंट, फिर वो पर्सन रेसिपिएंट माना जाएगा। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यस सर, हम आपकी बात को समझ गए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई एक्सपेक्ट कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों कि क्या आप रियली इंजॉय कर रहे हो क्लासेस को। क्या ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये बड़े
काम के हैं, इससे आपको लर्न होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लासेस। और कल हम सप्लाई कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयार रहिएगा। लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूंगा, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी क्लासेस। थैंक यू।